हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा कि किस तरह से इंडियन आयरन एंड स्टील की कितनी वैल्यू थी, वुड्स स्टील की कितनी वैल्यू थी, कितनी सुपीरियर क्वालिटी थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरह से ब्रिटेन से इंपोर्ट होने लगा हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, तो जो हमारे लोकल क्राफ्टमैन थे, ठीक है, जो आयरन स्मेल्टर्स थे, उन्होंने किस तरह से कंपटीशन फेस किया। यहां तक सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो किस बारे में है? वो लास्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो चैप्टर का ये पार्ट बताता है फैक्ट्री ओनर्स, मतलब आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब इंडिया में अपने लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए? फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिए। कौन सी फैक्ट्रीज? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिए। उस बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, अब देखिए, समझिएगा, सीक्वेंस पूरा समझना। तो क्या होता है कि हमारे यहां फैक्ट्रीज आना चालू होती तो उसका इंपैक्ट हमारे जो आयरन स्मेल्टर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। नो डाउट उन्हें टफ कंपटीशन पहले जो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जा रहा था उस पर भी फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और डेवलप हो जाएगी इंडिया की इंडिजीनियस, तो वो एक और टफ कंपटीशन देगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो आयरन स्टील इंडस्ट्री हुई डेवलप होती तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की ही है, तो उससे एडवांटेज भी रहा। उसी तरह से जिस तरह से हमारे वीवर्स ने सफर किया, लेकिन जो कॉटन मिल्स इंडिया में स्टैब्लिश हुई तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा। तो मिक्स्ड रिएक्शन है दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो 1904 अप्रैल में क्या होता है, चार्ल्स वेल्ड और दारोबजी टाटा वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में तपती धूप में चार्ल्स वेल्ड, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट जो जिन्हें जियोग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज होता है, रॉक कंपोजिशन वगैरह के बारे में जानते हैं, तो ये चार्ल्स वेल्ड और चार्ल्स वेल्ड के साथ में दारोबजी टाटा। दारोबजी टाटा कौन है? तो दारोबजी टाटा जमशेदजी टाटा के लड़के हैं, ठीक है, ये दारोबजी टाटा हैं। तो ये क्या कर रहे थे? ये मतलब एक तरह से किसी चीज की तलाश में छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे थे। अब आप बोलोगे कौन सी जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो जड़ी बूटी नहीं ढूंढ रहे थे, ये किस चीज की तलाश में घूम रहे थे? आयरन ओर डिपॉजिट, ठीक है। ये आयरन ओर डिपॉजिट ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? तो देखो, जमशेदजी टाटा जो थे, तो जमशेदजी टाटा ने एक संकल्प लिया था, क्या कि उनका जो पूरा फॉर्च्यून, उनकी जितनी भी संपत्ति, उसका लार्ज पार्ट वो लगाना चाहते हैं एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खड़ी करने में। वो चाहते हैं कि एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खड़ी करें जिससे देश की नींव मजबूत हो, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को काम पे लगाया कि जाओ तुम देखो कि आयरन और कहां मिल सकता है, हम कहां अपने लिए एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो लोग जब घूम रहे होते तो धूप में घूमते घूमते थक जाते हैं, उन्हें कहीं भी उस क्वालिटी का आयरन ओर नहीं मिलता जिस क्वालिटी का उन्हें आयरन ओर चाहिए रहता है, ठीक है। घूम रहे हैं, अब क्या होता है, जब वो लौट रहे होते हैं तो उन्हें अगारियास दिखते हैं। अगारियास कौन होते हैं? तो अगारियास एक आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो एक आयरन स्मेल्टर की कम्युनिटी है जो क्या करती है, जो जैसे हमने बताया ना, आयरन स्मेल्टर क्या है कि घर में ही अपने सारे लोग काम करके क्या बना रहे हैं, मान लो किसी प्रकार का स्टील बना रहे हैं, किसी प्रकार का आयरन बना रहे हैं, तो अगारियास की कम्युनिटी मिलती है और उनके पास बास्केट लोड ऑफ आयरन ओर देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके सिर पे क्या रखा है, आयरन ओर का एक बड़ा सा एक टोपला रखा हुआ है, ठीक है, एक बास्केट लोड है जिसमें आयरन ओर है बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी क्वालिटी आयरन ओर देखते हुए, और वो चार्ल्स वेल्ड और दारोबजी टाटा पूछते हैं आप ये कहां से लाए? तो दारोबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड को वो अगारिया जो कम्युनिटी रहते हैं, तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं, इशारा करते हैं कि उस पहाड़ पे से, ठीक है। और वो पहाड़ था राजहरा हिल्स, ठीक है। अब ये राजहरा हिल्स कहां है? तो छत्तीसगढ़ में राजहरा हिल्स है। वहां पे फिर ये दोनों पहुंचते हैं, दारोबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड, और वहां जाने के बाद में फिर इन लोगों को समझ में आता है कि हाँ, यही तो वो चीज है जो हमें चाहिए, जिस चीज की तलाश में हम धूप में परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। चार्ल्स वेल्ड जियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने दारोबजी टाटा से बोला बस दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, वो मिल गया था उन्हें, ठीक है। अब आप बोलोगे सक्सेसफुल, बस जीत हो गई उनकी, अब यहाँ पे इंडस्ट्री लग गई होगी, जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी होगी। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं, जमशेदजी टाटा ने तो कहाँ लगाई इंडस्ट्री? जमशेदपुर में, ये तो छत्तीसगढ़ में है। तो कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। जियोग्राफी में पढ़ के आए, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको इस बारे में, ठीक है, टिस्को के बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। तो वो जियोग्राफी में जिन लोगों ने कवर नहीं किया, पहले वहां पे भी कवर कर लें वो, ठीक है। अब देखो क्या है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो लगाने का उनका प्लान था कि हाँ बस अब हमें राजहरा हिल्स पे आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाना, वो इतना आसान नहीं था, वो वहां पे सक्सेस नहीं मिली उन्हें, ठीक है। देयर वर प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सपीडिशन, जो उन्होंने ये खोज करी थी कि हाँ इन हिल्स पे क्या है, बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन
और मिल रहा है तो यहीं पे फैक्ट्री लगा दे, तो वहां पे कुछ समस्याएं थी। क्या कि द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर वॉज नॉट अवेलेबल, दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम कि राजहरा हिल्स जो था तो वहां पे कोई वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ड्राई रीजन है, तो दिखती बात है कि एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब लगाओगे तो आपको रॉ मटेरियल के साथ साथ में दूसरी चीजें भी देखना पड़ेगी, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस में पानी भी लगता है, ठीक है, तो वहां पे पानी नहीं था। अब पानी की कमी के चलते क्या होता है, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने से मना बोल देते, वो प्लांट ड्रॉप कर देते कि हम यहां नहीं लगाएंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब क्या होता है, however the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है अभी आज इस समय छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भिलाई का जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, वहां पे जो रॉ मटेरियल आता है आयरन ओर, वो कहां से आता है, वो इसी हिल से आता है, राजहरा हिल से आता है। और कहीं ना कहीं अगारियाज ने चलो जमशेदपुर स्टील प्लांट में या फिर जमशेदजी टाटा की मदद नहीं करी, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट जो है, तो भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ा सहयोग दे दिया, वहां के लिए रॉ मटेरियल ढूंढने में एक बड़ा सहयोग दे दिया, ठीक है। अब सवाल ये आता, चलो ये तो बात खत्म हो गई, लेकिन उनको आयरन ओर तो मिला नहीं है, तो व्हाट अबाउट द विजन ऑफ जमशेदजी टाटा? जमशेदजी टाटा की विजन का क्या हुआ? उन्हें तो आयरन ओर नहीं मिल पाया। तो अब देखो क्या है यहां पे समझना, जमशेदजी टाटा ने गिव अप नहीं किया, यहां पे उन्हें छत्तीसगढ़ में आयरन ओर नहीं मिला, लेकिन दूसरी जगह सर्च किया उन्होंने, तो अल्टीमेटली उनको छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ठीक है, ये ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया, देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरा झारखंड उड़ीसा वाला जो एरिया है, तो वहां पे क्या होता है कि फॉरेस्ट एरियाज वर क्लियर्ड नियर द रिवर सुवर्णरेखा। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरह से बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो क्या किया जाता है कि सुवर्णरेखा एक रिवर थी, उस रिवर के पास में क्या होता है, ठीक है, सुवर्णरेखा कारखई जो रिवर थी, तो उन रिवर्स के कन्फ्लुएंस पे क्या किया जाता है, वहां देखा जाता है कि हाँ यहाँ आयरन ओर अवेलेबल है, वाटर भी है, और आसपास से क्या मिल रहा था उन्हें, तो बोकारो और ये जो सारे कह सकते हैं प्लांट्स थे, तो आज जो प्रेजेंट डे प्लांट्स है, तो यहां से उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा था, आयरन ओर वगैरह मिल रहा था, ठीक है। तो बोकारो, रानीगंज, झारिया, ये सारे कोल माइंस थे, तो यहां से क्या रॉ मटेरियल मिल रहा था। तो इस तरह से एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई, कहां पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। तो जमशेद जी का विजन जो था वो खत्म नहीं हुआ, उसे आगे कंटिन्यू करा, बाद में डिस्कवरी होती, तो 1912 में आते आते वो अपनी इंडस्ट्री लगाते, ठीक है। तो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूरी की पूरी जमशेदपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक, इन्हीं के नाम के पीछे, जमशेद जी टाटा के नाम के पीछे उस एरिया को क्या, साक्षी एरिया था वो, ठीक है, साक्षी SAKCHI, तो साक्षी एरिया जो था, तो वहां पे रीनेम करके पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, जमशेदपुर हो जाता है, ठीक है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, तो 1912 में इंडस्ट्री इनकी स्टार्ट हो जाती है, स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको आयरन एंड स्टील में वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बताया था कि इंडिया में भी कॉटन मिल्स आ गई है, लेकिन उनके लिए दिक्कतें थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहां इंडस्ट्रीज को ग्रो क्यों होने देगी? क्यों? क्योंकि उन्हें तो ब्रिटेन से प्रोडक्ट लाके बेचना था, तो ये तो मार्केट था उनको, और यहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाएगी तो उनको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो इसके चलते क्या है, आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को अलाउ करा? देखो, रोक तो सकते नहीं थे, हाथ पकड़ने से तो रहे, लेकिन क्या है कि वो प्रोडक्ट्स को बेचने में, जैसे जो आयरन स्टील टिस्को में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे बेचने में बड़ी दिक्कतें तो गई होगी। शुरुआती दौर में क्या है कि टफ कंपटीशन रहा। ये टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो ऑन दी बैंक ऑफ रिवर सुवर्णरेखा 1940, ठीक है, उस टाइम का इमेज है ये, क्लियर। अब आगे देखो क्या है, तो नो डाउट प्रॉब्लम तो गई होगी, लेकिन चीजें क्या होती है, देखो, फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव, ठीक है, ये सुना है ना आपने। तो जब टिस्को को स्टैब्लिश किया गया तो एक तरह से मौके पे चौका जैसा था। कैसे मौके पे चौका जैसा था, ये समझाता हूं। देखो, टिस्को के स्टैब्लिशमेंट का टाइम पीरियड, मतलब जिसने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1912, 2 साल बाद क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 1। तो वही वाली कहानी जो हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे परेशान थी ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्रीज बम गोले बारूद बनाने में, और हमें मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया हमें कि हम हमारे यहां से अब हमारी इंडस्ट्रीज को एक शूटअप दे सकते हैं, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो हो सकती है, जितना तेज दौड़ सकती है उतना तेज दौड़ सकती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो यहां पे वही बताया, देखो, ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। तो शुरुआत में तो हम सारा ब्रिटेन में बना हुआ स्टील इंपोर्ट करते थे हमारी कंट्री में, लेकिन फिर क्या होता है, बट द सिचुएशन वाज डिफरेंट व्हेन टिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड। मैंने बताया टिस्को एक तरह से मौके पे चौका हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला था। वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो क्या हुआ कि हमें फायदा मिल गया। जैसे क्या हो रहा है कि इंडिया में रेलवे जब एक्सपैंड हो रही थी ना,
तो रेलवे के एक्सपेंशन में पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचती थी कि कोई भी इंडिया की इंडस्ट्री उस क्वालिटी का स्टील, उस क्वालिटी का आयरन नहीं दे पाएगी हमें, तो हम इंडिया से आयरन एंड स्टील नहीं लेने वाले, हम तो हमारे ब्रिटेन से ही बुलवाएंगे और फिर रेलवे को एक्सपेंड करेंगे। तो ये रेलवे का एक्सपेंशन पहले पूरा उस हिसाब से हो रहा था, ठीक है। रेलवे का एक्सपेंशन जो होता था तो वो जो इंपोर्टेड आयरन स्टील रहता था उससे किया जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या है, अब तो ब्रिटेन के ही हाथ टिक गए उनकी इंडस्ट्रीज में, उन्हें ही वहां पे आयरन स्टील, उनकी इंडस्ट्री में आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाना है, तो वो वहां बिजी हो गए। अब उन्हें क्या आयरन स्टील चाहिए, तो कहां से, तो अब टिस्को को यहां एडवांटेज मिला, ठीक है। टिस्को ने बोल दिया आपको आयरन स्टील चाहिए, क्यों, ब्रिटेन से नहीं आ रहा तो हमारे यहां से ले लो, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को भी कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर आयरन स्टील कहां से लेना स्टार्ट कर दिया, जो टिस्को प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा था। तो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश steel into India declined dramatically and the Indian railways turned to TISCO for supply of rails। रेल्स मतलब जो स्लीपर्स के ऊपर जिस तरह से जो लोहे की पटरी रहती है ना, पटरी, तो वो जो है तो वो क्या बना, अब वो कहां से आने लगी, कहां से बन के आने लगी, टिस्को से बन के आने लगी। आया ना समझ में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक तरह से वरदान रहा हमारे लिए। क्लियर। आगे देखो क्या है, ब्रिटिश नेवर रिगेन्ड दी ओल्ड पोजीशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपके मन में अगर ये भी सवाल आता होगा कि चलो वॉर तो खत्म हो गई 1914 से 18 तक, 18 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस से जो ब्रिटेन वाली इंडस्ट्रीज थी उनकी पकड़ मजबूत करवाने की कोशिश नहीं करी होगी क्या, बिल्कुल खूब करी थी। लेकिन तब तक क्या हुआ है, 4 साल में हमारी इंडस्ट्रीज इतनी मजबूत हो गई थी कि वो जो बाहर से दूसरी इंडस्ट्रीज आ रही थी उन्हें कंपटीशन देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश थे, तो दे नेवर गेन दी ओल्ड पोजीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो अपनी ओल्ड पोजीशन पे वापस से रिकैप्चर नहीं कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आया ना समझ में। इंटरेस्टिंग है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे फैक्ट्री ओनर जो थे उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट करी, ठीक है। अब ये कंक्लूजन निकालते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया अब आपका। देखो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार पूरा रिकॉल करते हैं हम स्टार्टिंग से अगर रिकॉल करें तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो चैप्टर है वीवर्स, तो हमने बताया आपको कि किस तरह से हमारे यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो थे उनकी कितनी वैल्यू थी, ठीक है। हर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के पीछे एक हिस्ट्री थी, हर नाम के पीछे एक हिस्ट्री थी, वो सारा सब कुछ देखा। अब ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब ब्रिटिश कंट्रोल हो जाता है हमारी कंट्री पे, कॉलोनियल कंट्रोल में हमने क्या देखा कि हमारे जो वीवर्स थे उन्हें सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ रहे थे उससे कंपीट करना पड़ रहा था, एक कारण यह। फिर दूसरा क्या रहा कि इंडिया में भी कॉटन मिल्स आना स्टार्ट हो गए, उससे कंपीट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब सेम टू सेम कहानी वीवर्स के साथ में, हम जो प्रोड्यूस करते थे वुड्स स्टील, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटेन से फिर इंपोर्ट होने लगा आयरन स्टील, तो उसके चलते कंपटीशन फेस करना पड़ा। फिर क्या होने लगा कि इंडियाज में जो अभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि इंडियाज में मतलब इंडियाज ओन इंडस्ट्रीज गेव दी कंपटीशन, ठीक है। तो इंडिया की अपनी खुद की इंडस्ट्री ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया हमारे आयरन स्मेल्टर्स को, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में क्या देखेंगे, तो इन केस ऑफ बोथ इंडस्ट्रीज आयरन स्टील एंड कॉटन, दोनों की कहानी एक जैसी रही है और दोनों को रिलीफ भी एक ही जगह मिला है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। तो दोनों इंडस्ट्रीज कब ग्रो करती है, देखो अंडर द प्रेशर चल रही थी, अंडर ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में हमने देखा कि अंडर प्रेशर चल रही है। लेकिन वो अंडर प्रेशर कब, जो प्रेशर कब खत्म होता है, जब ब्रिटेन से जो इंपोर्ट्स हो रहे थे, बी इट ऑफ आयरन एंड स्टील और इट ऑफ कॉटन, ठीक है। तो जो कॉटन का इंपोर्ट हो रहा था, जो आयरन स्टील का इंपोर्ट हो रहा था, जब वो इंपोर्ट थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, तो उस इंपोर्ट के डिक्लाइन होने के बाद क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देखने को मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी। एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो इंडिया में इंडस्ट्रियल गुड्स बने, ठीक है, आयरन स्टील हो चाहे कॉटन टेक्सटाइल हो, फिर उन्हें हमारे मार्केट में हमने खुद बेचा। तो कहीं ना कहीं इन सारे चेंजेस के लिए किसको हम क्रेडिट देंगे, क्रेडिट ही देना चाहिए हमें, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ उस समय पे। फिर क्या होता है, उसी के साथ साथ में दूसरे फैक्टर्स भी रहे दोनों चीज में। दूसरे फैक्टर्स क्या रहे, नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी ने क्या किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब देखो उस समय पे ऐसा था कि हमें ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए बस, तो ब्रिटिशर्स से आजादी लेने के चक्कर में क्या है कि नेशनलिस्ट मैसेज अपील किया गया लोगों के अंदर, ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग को पुश दिया गया और बोला गया क्या कि खादी पहनेंगे हम, जो इंपोर्टेड क्लोथ्स है उन्हें क्या कर देंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज को एक तरह से क्या करा, रिजुनिवेट करा, उनके अंदर एक जान डाल दी हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। अब जमशेदजी टाटा या फिर पारसी बिजनेसमैन जो दूसरे थे, गुजराती बिजनेसमैन जो दूसरे थे,
ये लोग नहीं होते, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास नहीं होती, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास नहीं होती। इंडियंस के पास में अगर पैसा नहीं होता तो क्या इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाती? नहीं। तो दीज वर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स विच प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। आई होप दी कंसेप्ट आर क्लियर। देखो रटना नहीं है कुछ भी, कंसेप्ट लेके चलोगे बड़ी मजा लगेगी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री क्या सारी चीजें, और अगर रटने बैठ जाओगे तो हमेशा फिर बोरिंग लगेगी, ठीक है। आई गेव माई बेस्ट, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी यहां तक हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब बचे हैं क्वेश्चन आंसर जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के साथ चैप्टर पूरी तरह से पूरे पार्ट पे कंप्लीट होगा। इंजॉय। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। अभी स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।